हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेजेंट बेल आइकन। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग। आज हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बूजो का एक क्वेश्चन देखते हैं। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? So ये बोल रहा है कि इसने एक फार्म में देखा कि क्रॉप जो है बहुत ही हेल्दी थे और ग्रो कर रहे थे हेल्दी वे में, एंड नेबरिंग फार्म में जो प्लांट्स थे वो बहुत वीक लग रहे थे उसे। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से कुछ प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं कंपेयर टू अदर्स? सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बुजो का ये क्वेश्चन अपने आप से आंसर कर पाएंगे, एंड हो सकता है कि आप कुछ सजेस्ट भी करें नेबरिंग फार्म के फार्मर को कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आपके प्लांट्स वीक ना रहें, स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो सॉइल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। तो सॉइल जो है प्राइमरी सोर्स है, मेन सोर्स है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। सो आपने देखा था कि प्लांट्स को एयर और वाटर भी चाहिए, बट जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है? NPKs। सो इन शॉर्ट हम उनको NPKs बोलते हैं। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। सो वी हैव ऑल दीज मिनरल्स जो कि प्लांट्स को एज ए न्यूट्रिएंट चाहिए, बट NPK सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होता है। सो ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है मेनली सॉइल से इनको मिलता है। तो ये NPKs हैं क्या? N stands for नाइट्रोजन, P stands for phosphorus, K का मतलब है पोटेशियम और S का मतलब है सल्फर। सो ये इनके केमिकल नेम्स हैं। सो ये सिंबल्स उनके केमिकल सिंबल्स हैं, तो इसीलिए K का मतलब पोटेशियम है। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ये चार मेन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए, एंड ये जो है एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम जो हैं, हमने नोमैडिक लाइफस्टाइल को छोड़ के वी हैव बिकम सेटलर्स। तो सेटलर्स लाइफस्टाइल में क्या होता है, हमारे पास फार्म है, हम उसमें कुछ क्रॉप्स उगाते हैं। जब वो क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर लेते तो दूसरी क्रॉप उगाते हैं, फिर तीसरी क्रॉप उगाते हैं। तो सीजन आफ्टर सीजन हम क्रॉप्स उगाते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंटिन्यूस फार्मिंग है, इसको हम कंटिन्यूस फार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, दे स्टार्ट डिप्लीटिंग। सो सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमने देखा था NPKs, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अनदर वे क्या है आपके पास कि आप जो है कुछ समय तक, सो ये एक नोन वे है कि कुछ समय तक आप फार्म को अनकल्टिवेटेड रखें, एंड फिर आप नेक्स्ट सीजन में, एक सीजन छोड़ के नेक्स्ट सीजन में आप कुछ खाना उसमें उगाएं या कुछ क्रॉप उसमें उगाएं। तो इस तरह के लैंड को आप अनकल्टिवेटेड लैंड कहते हैं या फैलो लैंड कहते हैं। सो फैलो लैंड एक पॉपुलर टर्म है। सो आप इनको इस तरह से अनकल्टिवेटेड या फैलो रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास लैंड सीमित है। सो आपके पास एक लैंड सीमित है, एंड आपके चारों ओर एक सिटी है जिसको आपको सपोर्ट करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्मीज़ हैं, आपके पास कुछ स्कॉलर्स हैं, आज के ज़माने में साइंटिस्ट हैं, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास दूसरे लोग हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा लैंड है। तो उन सब के लिए ये सब चीज़ें उगानी है हमें। हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक सीज़न भी उस लैंड को इस तरह से छूड़ा छोड़ें। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक वे चाहिए, वी नीड अ वे टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल। तो हमें एक तरीका चाहिए जिसकी वजह से हम जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस भेजेंगे। तो हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए ताकि हम वापस न्यूट्रिएंट्स सॉइल में भेज सकें। तो उन तरीकों को ही हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सो क्या तरीके हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के? सो रिप्लेनिश करने का मतलब है रिफिल करना, यानी वापस सॉइल के अंदर डालना। So first way is manuring, second is fertilization and third is crop rotation. So बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से हम ये तीन मेन जो तरीके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैन्योरिंग देखते हैं। सो व्हाट इज मैन्योरिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, इट्स कॉल्ड मैन्योरिंग। सो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड्स में जहाँ पे हम क्रॉप उगाते हैं ताकि हम रिप्लेनिश कर सके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, उस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। तो वेरी सिंपल, मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को आप मैन्योरिंग कहते हैं।
मेन्योर क्या है? मेन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। सो मेन्योर आप किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरली हमने इसे बनाया है। एंड ये किस तरह से बनता है? डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से ये मेन्योर बनता है। सो क्या प्रोसेस है, क्या तरीके हैं उसको बनाने के? सो फार्मर्स क्या करते हैं, इस तरह से एक पिट होता है, एक ओपन पिट होता है, उसमें नॉर्मली वो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट डंप कर देते हैं। सो यू हैव प्लांट वेस्ट में क्या आ जाएंगे? सो फॉर एग्जांपल डेड लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, फिर आपके पास क्रॉप के जो रिमेन्स होते हैं। तो आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, तो उसके जो रिमेन है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। और प्लस एनिमल वेस्ट में जो जो पॉपुलर एनिमल वेस्ट है जो यूज़ किया जाता है वो है जैसे काऊ डंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैन्योर। और किसी भी जानवर का कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप इसमें डाल दोगे। तो इस ओपन पिट में जब आप डालते हो तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस डिकम्पोजिशन की वजह से जो भी डिकम्पोज्ड मैटर क्रिएट होता है, उस डिकम्पोज मैटर को आप ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हो या मैन्योर कहते हो इन सिंपल टर्म्स। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और जो बेनिफिशियल पार्ट है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, कि इससे हमस क्रिएट होता है। तो आपने हमस के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में, तो इसकी वजह से आपको हमस मिलता है। एंड ये जो हमस है एडिशनली क्या करता है? सॉइल को एक टेक्सचर देता है एंड प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो ये हमारे पास दो फायदे हो जाते हैं। अगर आपने पिछले क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक टर्म पता होगी, दैट्स कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। सो अगर आपने सिर्फ एग्जाम देने के लिए चीज़ें पढ़ी होंगी तो आई एम श्योर आपको कुछ भी याद नहीं होगा, बट अगर आपने अच्छे से समझने के लिए चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको वर्मी कंपोस्टिंग एकदम याद होगा। सो व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? सो वर्मी कंपोस्टिंग इज डीकम्पोजिशन of plant and animal waste by worms. It is called वर्मी कंपोस्टिंग। सो दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम बात करते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया। दीज आर वेरी पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, मेन्योर बनाने के लिए। दूसरे दे कुड बी फंगाई फॉर एग्जाम्पल। अनदर जो तरीका है दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग, इसमें जो मेन डिकम्पोजिशन है वो कौन करते हैं? वर्म्स। वर्म्स में फॉर एग्जांपल द मोस्ट पॉपुलर जिसे हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं दैट इज नथिंग बट अर्थवर्म। सो अर्थवर्म्स जो है केंचुए, वो जो है डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को के वेस्ट को, और उसकी वजह से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास है वहाँ मेन्योर तैयार होता है एंड यहाँ पे जो तैयार होता है दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। सो ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएगी। सो अगर आप फॉर एग्जांपल गार्डनिंग करते हो एंड आपको खाद चाहिए, सो आपने जो वर्ड खाद सुना, खाद इज़ नथिंग बट मैन्योर। बहुत लोग बोलेंगे आप गाय का गोबर ले आओ, वो भी बेस्ट है। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ द बेस्ट मैन्योर वेट इज़ ईजिली अवेलेबल। बट जो दूसरी चीज़ है जो आजकल आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। सो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है? वर्म्स की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उससे बनने वाले डिकम्पोज्ड मैटर को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं एंड इस प्रोसेस को आप वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। सो इसको भी आप एक तरह से खाद पदार्थ कह सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ मैन्योर। सो ये हुआ मैन्योरिंग। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन क्या है? सो अगेन फर्टिलाइजर्स को ऐड करना टू द सॉइल टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो सेम मैन्योरिंग की लाइंस में आप फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। सो फर्टिलाइजर्स हैं क्या? सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो ये क्या है? केमिकल्स हैं एंड इन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और ये कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं? फैक्ट्रीज में। सो इनकी मेन जो खासियत है ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके। सो एनपीके एक बहुत ही पॉपुलर फर्टिलाइजर है जिसमें तीन मेन मिनरल्स मिल जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ऑफ कोर्स दूसरे भी हैं जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, जिसमें आपको एक या दो मिनरल न्यूट्रिएंट मिलेंगे। बट इनकी मेन खासियत क्या होती है कि बहुत ज़्यादा वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। सो एक्सेस क्वांटिटी में आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपने मैन्योरिंग के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा,
तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है इन दो चीज़ों को समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र का आपके क्रॉप के ग्रोथ के लिए। तो एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको 3 प्लास्टिक कप्स लेने हैं एंड इस प्लास्टिक कप को आपको लेबल कर देना है ABC। अब आप क्या करोगे, इन तीनों में सॉइल डालोगे और कप ए में सॉइल के साथ मैन्योर डालोगे, कप बी में सॉइल के साथ फर्टिलाइजर डालोगे और कप सी में सिर्फ सॉइल डालोगे, इसके साथ कुछ और नहीं डालोगे। ऑफ कोर्स मैन्योर आप कुछ भी चुन सकते हो। सो आइडिया इज कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक स्टफ डालना है, जैसे मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट हो गया जो नेचुरली हम बनाते हैं डीकम्पोजिशन से। सो एनी मैन्योर इज फाइन, या काऊ डंग ले लीजिए या आप कहीं से परचेज करके डाल लीजिए। फर्टिलाइजर में भी आप नॉर्मली कुछ भी ले सकते हैं, बट जो भी मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर अवेलेबल होते हैं वो NPK फर्टिलाइजर है फॉर एग्जांपल, या यूरिया हो गया। सो ये भी आप डाल सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। नॉर्मली जब आपको फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना होता है, इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को उगाने वाले होते हैं, तो ये भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, बट इट्स ओके, आपकी एक्टिविटी के लिए आप कोई भी फर्टिलाइजर ले लीजिए। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको तीनों में पानी डालना है। सो आपने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। देन फोर्थ, आपको या तो ग्राम सीड, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, या तो आप मूंग की दाल भी ले सकते हो। सो मूंग सीड्स, एनीथिंग इज फाइन। और इस तरह से जैसे ये एक एक करके सब में डाल रही हैं, इस तरह से आपको तीनों में डाल देना है। देन फिफ्थ स्टेप इज कीप देम सेफ फॉर 1 to 2 वीक्स। सो 1 से 2 हफ्ते जब उसमें अच्छे से सैपलिंग्स उगने लग जाएं, तब तक आपको उनको सेफली रखना है, उनको उगने देना है और आपको डेली वाटर करना है, तो सॉइल को सूखने नहीं देना है। तो फाइनली जब आप ये करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या आप देखेंगे, नॉर्मली आप क्या देखोगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, बी में हो रही है। एंड बी में क्या था, फर्टिलाइज़र आपने डाला था। देन बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ होगी आपकी ए में, बिकॉज उसमें आपने मैन्योर डाला है। एंड सी में सबसे कम ग्रोथ होगी। एंड ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आपने सॉइल कहाँ से ली। अगर आपने सॉइल फॉर एग्जांपल बहुत ही इनफर्टाइल सॉइल, बहुत ही ख़राब सॉइल ली है, तो इसमें ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होगी एंड इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक गार्डन सॉइल ली हो या ऐसी सॉइल ली हो जो अपने आप में बहुत उपजाऊ है, तो आप शायद इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना देख पाएँ। आपको लगेगा ये दोनों ए और सी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं दोनों में। तो इट्स पॉसिबल कुछ कुछ सॉइल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल रिवर के किनारे से अगर आप सॉइल उठाएं तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सो अगर फर्टाइल सॉइल आपने लिया तो मैन्योर का उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। बट फर्टिलाइज़र में नॉर्मली क्या होता है, वो प्रमोट करते हैं ग्रोथ का, बिकॉज आपके जो NPK जो भी या NPKs बहुत ज़्यादा वो हाई सप्लाई में दे देते हैं एंड इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। सो आप देखोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। एंड इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 सीड्स डाल दिए तो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 या 3 ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे 10 के 10 ग्रो होने लग जाए, बिकॉज इतने छोटे से स्पेस में भी उनके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हो कि एक साथ बहुत सारे आपको सैपलिंग्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या फर्टिलाइजेशन सबसे बेस्ट तरीका है सॉइल को रिप्लेनिश करने का न्यूट्रिएंट से? तो द आंसर इज नो। सो इवन दो हमें लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन से बहुत अच्छी उपज हो रही है, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे। एंड इसका रीज़न क्या है, एंड ऑफ कोर्स हम गलती करके ही सीखते हैं, हम इंसान ऐसे ही हैं, हम गलतियाँ करते हैं एंड देन फिर वी लर्न और फिर हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी फर्टिलाइजेशन की वजह से, जो गलती हमें दिखाई दी, वो ये थी कि फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव यूज से सॉइल और ज़्यादा लेस फर्टाइल हो रही है। इसको डायरेक्टली समझना बहुत ही मुश्किल है, बट आपको 2 हिंट्स मैं दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें याद तभी रहेंगी आपको जब आप उसको अच्छे से समझेंगे। तो सॉइल को लेस फर्टाइल इसलिए करते हैं बिकॉज फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वर्म्स और बैक्टीरिया, ये जो हमारे दोस्त हैं, फार्मर्स के दोस्त हैं, इनको वो किल कर देते हैं। तो वन ऑफ द मेन्स है कि इतने ज़्यादा एक्सेस में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वो दे देते हैं कि ये किल हो जाते हैं। सेकेंडली, क्योंकि आपने हमस बहुत कम कर दिया सॉइल में, तो सॉइल का जो अगर फॉर एग्जांपल आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप किसको कम यूज़ करें, दैट इज़ मैन्योर। तो उसकी वजह से हमस लेवल बहुत ज़्यादा सॉइल में कम होने लगता है एंड हमस ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड ऑफ कोर्स हमस जो है वर्म्स की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। तो हमस की एब्सेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं एंड
इन सब का रिजल्ट क्या होता है कि सॉइल जो है धीरे धीरे लेस फर्टाइल होने लगती है। एंड सेकेंड जो हमें इमीडिएटली नहीं पता लगा था, लेकिन हमने इसको ऑब्जर्व किया, वो ये था कि इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो वो वाटर पोल्यूशन कैसे करे फर्टिलाइजर्स, आपने इस तरह से कुछ कुछ लेक्स में देखा होगा या रिवर साइड पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ऐसे ग्रीन एल्गेस की, इसको आप एल्गेस कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को आप यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पता नहीं होना चाहिए वर्ड भी, बट स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस तरह की जो ग्रीन लेयर आ जाती है, ये इसलिए आ जाती है बिकॉज आपके वाटर के जो टॉप लेयर में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स स्पेशली एल्गे उगने लगते हैं। सो दीज आर नथिंग बट एल्गे। एंड ये एल्गे क्या करते हैं, जो भी वाटर है उसका ऑक्सीजन खुद यूज़ करने लगते हैं। एंड इसकी वजह से, और ऑफ कोर्स एक लेयर बन गई तो जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं जा पाता। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो धीरे धीरे मरने लगती है, बिकॉज वो किस पे डिपेंडेंट है, पानी से मिलने वाले ऑक्सीजन में, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये एक बहुत मेजर थ्रेट है किसके लिए, हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो मछलियाँ मरने लगती हैं, इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। एंड सेकेंड क्या है, सो फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी एग्रीकल्चरल लैंड को लोगे या इनफैक्ट कोई भी एक नॉर्मल लैंड को लोगे, तो उसके नीचे वाटर टेबल होती है। तो ये वाटर टेबल क्या है, जो भी बारिश का पानी है सीप करके जो ग्राउंड के अंदर जमा होता है, ये पानी आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोरिंग करके पानी निकालते हैं। तो ये जो बोरिंग का पानी है फॉर एग्जाम्पल, ये हम पीते हैं। तो ये जो एनपीके जब बहुत ज़्यादा इस पानी में फैल जाते हैं, तो इन एनपीके को फाइनली कौन कंज्यूम करता है, हम कंज्यूम करते हैं। तो इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में चले जाते हैं, इट ऑल्सो क्रिएट्स एन इशू। तो इस तरह से हमारी हेल्थ को भी फ़र्क पड़ता है। तो हमने वाटर, इसको कहते हैं वाटर टेबल कॉन्टेमिनेशन। तो हमने पानी जो वाटर टेबल में है उसको कॉन्टेमिनेट कर दिया। सेकेंडली हम यहाँ पे जो भी रिवर्स वगैरह उसकी एक्वाटिक लाइफ को एंडेंजर कर दिया। तो इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन जो तरीका है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कि हमने गलतियाँ की और ये हमने इससे सीखा। नाउ अब हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये भी देखते हैं कि मैन्योर का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा करना चाहिए। सो मैन्योर के 4 मेन एडवांटेजेस हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉइल के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो कितना ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स ड्राई होने नहीं देगा वो सॉइल को। एंड इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी रिटेन रहती है, एंड ऑन अ लॉन्ग टर्म जो भी क्रॉप हैं आपके वो हेल्दी रहते हैं। और ऑफ कोर्स वन ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट, अगर आप प्रोडक्शन के वे में देखेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में इरिगेशन करना पड़ेगा। हम इरिगेशन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका मतलब कि आपको कम ड्यूरेशन में पानी डालना पड़ेगा। तो अगर आपको 2 दिन में एक बार डालना पड़ता था, तो आपको शायद 3 दिन में एक बार डालना पड़ेगा। सेकेंड इज इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। सो पोरस का मतलब क्या है, पोरस का मतलब हवा के छेद होना। सो पोरोसिटी जिसे हम कहते हैं, मतलब हवा के बहुत सारे गैप्स होना। तो एयर गैप्स होने का मतलब क्या है कि जो भी बाहर की गैसेस है वो अंदर चली जाएंगी। तो अगर आप सॉइल को देखोगे तो ऐसा हम बोलते हैं कि सॉइल भी ब्रीथ करती है। क्यों? क्योंकि रूट्स ब्रीथ करते हैं। कि तो जो भी रूट्स हैं प्लांट के, उनको भी एयर चाहिए। एंड ये एयर अगर सॉइल पोरस होगी तो बहुत ईजिली जो है एयर इसके अंदर से पास कर जाएगी सॉइल के अंदर। तो इस तरह से आपको एयर गैप्स होने चाहिए सॉइल में। एंड मैन्योर कर क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। एंड मैन्योर का मेन एडवांटेज क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि ये फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी नंबर को बढ़ाता है। क्योंकि मैन्योर खुद वो इस डिकम्पोजिशन से प्रोसेस से बना है, तो उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं और आप सॉइल में मिलाओगे तो ये माइक्रोब्स वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है सॉइल की टेक्सचर को, ऑफ कोर्स बाय एडिंग ह्यूमस। मेन रीज़न क्या है कि ये ह्यूमस ऐड करके सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एंड जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। सो ये हो गए मैन्योर के एडवांटेजेस। एंड फर्टिलाइज़र और मैन्योर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं कि उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी हाईलाइट करने के लिए आपकी बुक में एक टेबल दी गई है। एंड इट इज़ नथिंग बट जो अभी हमने पढ़ा है उसको एक तरह से समराइज किया गया। सो फर्टिलाइज़र क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। सो ऑफ कोर्स हमने देखा था कि फर्टिलाइज़र एक केमिकल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। एंड ये मैन मेड है क्योंकि हम इसे फैक्ट्री में बना रहे हैं।
मैन्योर क्या है? इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस जिसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। कैसे बनता है ये? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। सो नॉट जस्ट कैटल डंग, आप सिंपली इसको कह सकते हैं एनिमल वेस्ट। सो किसी भी एनिमल का अगर आप डंग डालोगे तो वो एनहांस करेगा। बट ऑफ कोर्स ऐसा पाया जाता है कि जो कैटल डंग में माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं फॉर द डिकम्पोजिशन, एंड इसीलिए आपको मैन्योर सबसे ज़्यादा काऊ डंग की वजह से मिलता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स यूजिंग ओपन पिट्स। सो हमने देखा था कि ओपन पिट्स का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये इसका डिसएडवांटेज है। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium, NPK. Manure is relatively less rich in plant nutrients. So ये एक डिसएडवांटेज है मैन्योर का कि ये लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट से। बट ऑफ कोर्स हमें क्या सीख मिली है कि बहुत ज़्यादा रिच होने की वजह से ये और नुकसान ही पहुंचा रहा है हमारे सॉइल को और हमारे एनवायरनमेंट को। सो ऑफ कोर्स अगर आप क्रॉप उगाओगे तो आपकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आप इमीडिएट बेसिस पे देखो तो नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत ही शॉर्ट साइटेड होते हैं, मतलब दूरदृष्टि नहीं होती हमारी, बहुत दूर की नहीं सोचते। तो हम क्या सोचते हैं, आज क्योंकि ये फील्ड मेरे पास आज है तो आज जो है गर्मी में अगर मैं कुछ बोऊं और मान लीजिए सर्दी आने से पहले अगर मैं इसको हार्वेस्ट करूं तो मेरी जो हार्वेस्ट है सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली हो, तो मैं क्या करूँगा, फर्टिलाइज़र यूज़ करते जाऊँगा। बट मैं ये भूल जाऊँगा कि आज से 10 साल के बाद या आज से 20 साल के बाद या तो मेरा एनवायरनमेंट या तो मेरा खुद का जो लैंड है जिसमें मैं बीज बो रहा हूँ ये ख़राब हो जाएगी। तो ये इतना दूर की हम सोचते नहीं हैं, हम जस्ट इमीडिएटली सोचते हैं हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इसीलिए ये इन रीजंस की वजह से ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बिकॉज छोटे से लैंड में आप बहुत ज़्यादा क्रॉप उगा पा रहे हो। बट वॉट वी आर नॉट थिंकिंग कि इसका जो कॉस्ट है टू एनवायरनमेंट एंड टू द सॉइल इटसेल्फ, ये जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ऑन अ लॉन्ग रन। सो हमने देखा मैन्योरिंग, हमने देखा फर्टिलाइजेशन। एक तीसरा तरीका है दैट इज क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या है? Crop rotation is the practice of growing a series of different types of crops in the same field one after another. So crop rotation एक practice है, एक तरीका है, एक series of different types of crops उगाने का same field में एक के बाद एक। And in fact ये जो series of different types of crops है इनको बहुत ही clever तरीके से चूज किया जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी रैंडम क्रॉप्स ले लेंगे। सो क्रॉप 1 के बाद क्रॉप 2 लगाना है, क्रॉप 2 के बाद क्रॉप 3 लगाना है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचा जाता है एंड एक्सपीरियंस से पता लगता है कि किस सीक्वेंस में लगाना है, किस सीरीज ऑफ सीक्वेंस में लगाना है। क्योंकि जब आप क्रॉप 1 लगाओगे फॉर एग्जांपल तो आपके सॉइल में से कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा। तब आप वो क्रॉप लगाओगे जो इन न्यूट्रिएंट्स को, फॉर एग्जांपल अगर आपने नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंज्यूमिंग क्रॉप लगाया तो आप ऐसी क्रॉप लगाओगे जो कि सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वापस दे दे। देन मे बी आप क्रॉप 3 ऐसी लगाओगे जो इन दोनों के अलावा कोई और न्यूट्रिएंट कंज्यूम करे, ताकि नेक्स्ट जब आप क्रॉप 1 लगाओगे तो उसे वो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? सो मेन थिंग इज़ कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कैसे एक क्रॉप जो है डायरेक्टली सॉइल में न्यूट्रिएंट दे सकता है। नॉर्मली तो आपने सुना है कि वो न्यूट्रिएंट्स वापस लेते ही हैं, बट वापस देते कैसे हैं? सो नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि कुछ फार्मर्स लेग्यूम्स उगाते हैं। लेग्यूम्स यानी दाल वगैरह जैसे क्रॉप को आप लेग्यूम्स कहते हैं। लेग्यूम्स को उगाते हैं एज अ फॉडर। तो फॉडर क्या है? चारा की तरह, जानवरों को देने के लिए चारा जो होता है उसको आप फॉडर कहते हैं। तो एक सीजन में वो लेग्यूम्स उगाते थे एंड उसके बाद क्या उगाते थे? वो वीट उगाते थे। तो इससे क्या होता था, लेग्यूम्स जो क्या करते थे वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते थे सॉइल में। ये कैसे होता है? जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, सो लेग्यूम्स को आप लेग्यूमिनस प्लांट्स भी कहते हैं। सो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, सो जिसको हम राइजोबियम नाम से जानते हैं। सो ये राइजोबियम जो है इस रूट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं। तो इस तरह से ये जो गोल गोल आप ट्यूमर जैसी चीज़ें देख रहे हैं इनको आप नोड्यूल्स कहते हैं। सो जो रूट्स हैं उनके नोड्यूल्स में ये रहते हैं एंड इनफैक्ट ये जो नोड्यूल है ये बैक्टीरिया की वजह से ही बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके, तो जो भी N2 है एयर में से, इसको ब्रेक करके ये N में कन्वर्ट करते हैं जो कि फाइनली सॉइल में चला जाता है।
सो इस प्रोसेस को N2 से N बनाना, इसको आप कहते हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन। सो ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग, फिक्स करना। सो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको ब्रेक करके कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, नॉट डायरेक्टली एन बट कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट करके फाइनली सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये एक तरह से फर्टिलाइज़र की एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, नेचुरली रिप्लेनिश करते हैं सॉइल को। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र आप किसको प्रेफर कर सकते हैं, लेग्यूम्स लगाने के लिए। सो आपने क्रॉप 1 लगाया, फिर आप लेग्यूमिनस प्लांट लगा देंगे, ताकि अगर आप क्रॉप 1 ने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ कर लिया तो ये रिप्लेनिश कर देंगे, एंड थर्ड आप कुछ और क्रॉप लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस पे बहुत रिसर्च हो रहा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए कि कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका वैल्यू भी है, जिनको आप बेच भी सकते हो, एंड वो इस तरह से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश भी कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इन रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है फार्मर्स को भी कि वो मैन्योर का इस्तेमाल करें या क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें। तो ऑफ कोर्स इन दोनों को हम ज़्यादा फेवर करेंगे, बट ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में या आज के प्रैक्टिस में फर्टिलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू रेप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। इस चैप्टर के अगले टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।